नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में फिर से एक बार। और क्लासेस कैसी चल रही हैं? उम्मीद करती हूँ कि समाज सभी को समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत आराम से धीरे धीरे समाज को पढ़ रहे हैं। सर्दी का टाइम आ चुका है, भयंकर यानी ठंड यानी कड़क वाली सर्दी क्या हो गई है, स्टार्ट हो चुकी है। तो आराम से क्या करेंगे, चाय साथ में पीते हुए चलेंगे और समास पढ़ते हुए चलेंगे। हमने 3 समास पढ़ लिए थे, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। 3 समासों को हम बहुत अच्छे तरीके से उदाहरण के साथ देख चुके थे। पहली 2 क्लासें जिस किसी विद्यार्थी ने नहीं देखी हैं वो पहली 2 क्लासें देख कर आएँ, उसके बाद आज की क्लास देखें। जैसा कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि प्रारंभ से कोई भी टॉपिक आप देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यदि आप किसी भी टॉपिक को मिड में से यानी बीच में से यानी मध्य में से उठाते हैं, वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा, चाहे वह किसी भी विषय का हो, चाहे वह किसी भी विषय का हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अगला टॉपिक, जो कि होगा हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। थोड़ा सा भूमिका समझते हैं, उसके बाद लिखना प्रारंभ करेंगे। इस समास में क्या होता है, आपकी पारंपरिक परिभाषा, इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है। इस समास में विशेषण और विशेष्य या उपमेय और उपमान में संबंध होता है। कौन से समास में? कर्मधारय समास में। यानी समास में विशेषण और विशेष्य की बात होती है, और या फिर किसकी बात होती है? उपमेय और उपमान की बात होती है। विशेषण क्या होते हैं? क्वेश्चन यानी प्रश्न उठता है, विशेषण क्या होते हैं, विशेष्य क्या होते हैं, उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। ठीक है। सारी चीज़ें अच्छे से विद परिभाषा यानी परिभाषा के साथ विद डेफिनेशन देखते हुए चलेंगे। क्या होता है विशेषण, क्या होता है विशेष्य, क्या होता है उपमेय, क्या होता है उपमान, और कैसे बनता है कर्मधारय समास। और ये भी देखते हुए चलेंगे कि कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण कैसे बहुव्रीहि समास के उदाहरण बन जाते हैं। कैसे बहुव्रीहि समास के उदाहरण बन जाते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहली क्लास में बताया था कि बहुव्रीहि समास को समासों का क्या कहा जाता है? राजा कहा जाता है। यानी जब ये विशेष अर्थ धारण कर लेता है, अपना अर्थ छोड़ देता है। अपना अर्थ क्या होता है? छोड़ देता है, अन्य अर्थ धारण कर लेता है। कौन सा समास हो जाता है? बहुव्रीहि समास हो जाता है। देखते हुए चलेंगे कि कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण कैसे बहुव्रीहि में चले जाते हैं। इसके तुरंत बाद यानी कर्मधारय समास के तुरंत बाद ही देखेंगे बहुव्रीहि समास, और उसके बाद आपका चलेगा कौन सा? तत्पुरुष समास। ठीक है। तो आज का कर्मधारय समास प्रारंभ करते हैं। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। प्रधान होता। अच्छा, पहली क्लास में प्रधान शब्द, दूसरी क्लास में भी प्रधान शब्द, तीसरी क्लास में भी प्रधान शब्द आया था। बताया था कि प्रधान होता क्या है। जब हमने अव्ययीभाव समास पढ़ा था तो मैंने शब्द लिखवाए थे, यानी उदाहरण लिखवाया था मरण, उदाहरण लिखवाया था जन्म। समझेंगे प्रधान होता क्या है। जन्म यानी ऐसा कुछ भी जिसका जन्म हुआ हो, जो पैदा हुआ हो, जो पैदा हुआ वो जन्म, जन्म यानी पैदा होना। मरण यानी मरना। यानी इन शब्दों के प्रारंभ में यानी पूर्व में कुछ ऐसे शब्द लगा दिए जाएं या अंत में ऐसे शब्द लगा दिए जाएं जो इनका अर्थ ही परिवर्तित कर दें। इनका अर्थ ही परिवर्तित कर दें। वो शब्द क्या हो जाते हैं? प्रधान हो जाते हैं। जैसे आमरण यानी मरने तक, आ जन्म यानी जन्म तक। ये क्या है?
अर्थ परिवर्तित कर दिए। क्या कर दिए? अर्थ परिवर्तित कर दिए तो क्या हो गए? प्रधान हो गए। क्या हो गए? प्रधान हो गए। समझ में आया? आगे बात करते हैं, समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में विशेषण, किसका? विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य होता है। इस समास में उपमेय और उपमान होता है। क्या होता है? विशेषण और विशेष्य। क्या होता है? उपमेय और उपमान। क्या होता है? विशेषण। क्या होता है? विशेष्य। क्या होता है? उपमेय। क्या होता है? उपमान। विशेषण और विशेष्य, यानी विशेषण देखेंगे, विशेषण क्या होता है तो विशेषण की परिभाषा जानते हैं। विशेषण की परिभाषा देखें तो संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। शब्द विशेषण कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। विशेष्य क्या होता है? विशेष्य क्या होता है? जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है, क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाए या की जाती है, क्या कहलाता है? उपमेय कहलाता है। क्या कहलाता है? उपमेय कहलाता है। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाए, क्या कहलाता है? उपमान कहलाता है। क्या कहलाता है? उपमान। जैसे चंद्रमुख, उदाहरण देखेंगे, जैसे चंद्रमुख, मुख कैसा है? चंद्र के समान है। मुख कैसा है? चंद्र के समान है। तो मुख यहाँ क्या हो गया आपका? मुख हो गया उपमेय। क्या हो गया? मुख हो गया आपका उपमेय और चंद्र क्या हो गया? उपमान। क्या हो गया? उपमान। मुख हो गया उपमेय, चंद्र हो गया, ठीक है, मुख हो गया उपमेय, चंद्र हो गया उपमान। जैसे मृग नयन या नयनी, यानी नयन कैसे हैं? मृग के समान है। नयन कैसे हैं? मृग के समान हैं। यानी नयनों की तुलना किससे की जा रही है? मृग यानी हिरन या हिरनी के नयनों से की जा रही है। तो यहाँ नयन क्या हो गया? तो यहाँ नयन हो गया उपमेय और मृग क्या हो गया? उपमान। क्या हो गया? उपमान। विशेषण, विशेष्य, सदाचार, सदव्यवहार यानी सत्य है, यानी सच्चा है जिसका व्यवहार।
तो व्यवहार की विशेषता बता दी कि व्यवहार कैसा है, सत है, सच्चा है, सद है, सच्चा है। सदाचार यानी उसके आचार कैसे हैं, उसके आचार, उसके व्यवहार कैसा है। सद है यानी सच्चा है, सत्य है, सदाचार। क्या बता दी, विशेषता बता दी। क्या बता दी, विशेषता बता दी। ये हो गया आपका कर्मधारय समास। यहाँ आपको कर्मधारय समास अच्छे से समझ में आया होगा। इस समास का उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। इस समास में विशेषण और विशेष्य होता है। इस समास में उपमेय और उपमान होता है। विशेषण और विशेष्य क्या होता है, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है क्या कहलाते हैं, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है क्या कहलाते हैं, विशेष्य कहलाते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है विशेष्य कहलाती हैं। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है या जिसकी तुलना की जाए उपमेय कहलाता है। जिससे तुलना की जाए उपमान कहलाता है। जिसे तुलना की जाए उपमान कहलाता है। एक बार अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलते हैं इसके उदाहरणों पे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, फिर इसके उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण देखेंगे, उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण देखेंगे। कपड़ा दीजिए। तो उदाहरण इसके देखते हैं। ये मैं मिटा रही हूँ अभी, ठीक है। सबने लिख ही लिया होगा, देख लिया होगा, समझ लिया होगा। तो उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण देखेंगे कैसे होते हैं कर्मधारय समास के उदाहरण, कौन कौन से इसके उदाहरण होते हैं लिखेंगे। का पुरुष, का पुरुष यानी कायर है जो पुरुष। सज्जन, सज्जन यानी सत्य है जो जन, यानी सत्य का अर्थ होता है क्या, सच्चा। जैसे नील गाय, जैसे नील गाय यानी नीली है जो गाय। गाय की क्या बता दी, विशेषता बता दी। जैसे नीलाकाश, नीलाकाश यानी आकाश कैसा है, नीला है। आकाश कैसा है, नीला है। जैसे पीतांबर, जैसे पीतांबर यानी अंबर कैसा है, पीत है यानी पीला है। दो तरीके का बनता है। पीतांबर में आपका बहुब्रीहि समास भी आता है और पीतांबर में आपका कर्मधारय समास भी आता है। पीतांबर में आपका कर्मधारय समास भी आता है, पीतांबर में आपका बहुब्रीहि समास भी आता है। जैसे आपका हो गया नीलाकाश, तो आकाश की क्या बता दी, विशेषता बता दी। कुपुत्र, क्या, कुपुत्र, पुत्र कैसा है, कु यानी बुरा है। पुत्र कैसा है, बुरा है। बात करते हैं, ये तो हो गए आपके विशेषण और विशेष्य वाले। अब बात करेंगे उपमेय और उपमान वाले। कौन से, उपमेय और उपमान वाले। जैसे आपका हो गया प्रभु दयाल, या प्रभु दयाल, क्या हो गया, प्रभु दयाल यानी प्रभु कैसा है, दयालु है। प्रभु कैसा है, दयालु है। कैसा है यानी दयालु है जो प्रभु, दयालु है जो प्रभु। नराधम, नराधम, नराधम यानी नरों में है जो अधम, नरों में है जो अधम, नरों में है जो अधम यानी नरों में अधम, नरों में है जो अधम यानी अधम का अर्थ क्या होता है, नीचा होता है। क्या होता है, नीचा होता है। जैसे उपमेय उपमान की बात करें तो हो गया आपका कमल नयन, कमल नयन यानी नयन कैसे हैं, कमल के समान हैं। नयन कैसे हैं, कमल के समान हैं। जैसे वज्र देह, वज्र देह, लेकिन ध्यान रहे, ध्यान रहे वज्र देह तो बहुब्रीहि का समास है। ये तो बहुब्रीहि का उदाहरण हो गया। क्या हो गया, बहुब्रीहि का उदाहरण हो गया। मैडम ने ये कर्मधारय में कैसे बोल दिया, मैडम ने ये कर्मधारय में कैसे बोल दिया,
लंबोदर कर्मधारय में कैसे हो जाएगा? कर्मधारय में कैसे हो जाएगा? लंबोदर। ठीक है, बहुब्रीहि समास में समझेंगे कैसे लंबोदर में वज्रदेह यानी वदेह की तुलना किससे की जा रही है? वज्र से की जा रही है। यानी उदर की तुलना कैसे की जा रही है? लंबा, लंबा है उदर जिसका, देह कैसी है? वज्र के समान है। कैसी है? वज्र के समान है। आगे बात करेंगे बहुब्रीहि समास की। किसकी बात करेंगे? बहुब्रीहि समास की। तो कैसे होते हैं बहुब्रीहि समास में कर्मधारय समास के उदाहरण? ठीक है, देखते हुए चलेंगे। अगली हेडिंग बनाएंगे, अगली हेडिंग बनाएंगे कौन सी? बहुब्रीहि समास। कौन सी हेडिंग बनाएंगे? बहुब्रीहि समास। ठीक है, 4 आपके पढ़ लिए हैं, 4 पढ़ लिए हैं। आगे देखेंगे बहुब्रीहि समास। ठीक, हेडिंग बनाएंगे बहुब्रीहि। बहु इस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता। अपना अर्थ छोड़ के विशेष अर्थ धारण करता है। विशेष अर्थ धारण करता है। अपना अर्थ छोड़ के क्या करता है? विशेष अर्थ धारण करता है। कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसका जो अर्थ है वो तीसरे की तरफ चला जाता है। जैसे जब हम बात करेंगे उदाहरण की, यानी इसके उदाहरण साथ में देखते हुए चलते हैं। जैसे आपका उदाहरण है दशानन। दशानन यानी 10 हैं आनन जिसके, 10 हैं आनन जिसके। किसके हैं 10 आनन? रावण के हैं 10 आनन। किसके? रावण के 10 आनन हैं, यानी 10 सिर हैं। किसके? रावण के। यानी दशानन में क्या हो गया? बहुब्रीहि समास हो गया। एक अन्य ही अर्थ क्या कर लिया? धारण कर लिया। एक अन्य ही अर्थ क्या कर लिया? धारण कर लिया। समझ में आया किस तरीके से ये होता है? विशेष अर्थ धारण कर लेता है। जैसे हंसासिनी, जैसे हंसासिनी यानी हंस है आसन जिसका। किसका है आसन? हंस। किसका है? सरस्वती का है। किसका है? सरस्वती का है। जैसे वीणा पाणी, वीणा पाणी यानी वीणा है पानी में जिसके। किसके? सरस्वती के। अन्नपूर्णा यानी अन्न से पूर्ण करने वाली है जो। कौन? पार्वती। कौन है? पार्वती। शैलजा यानी शैल से जन्म लिया है जिसने। शैलजा यानी शैल से जन्म लिया है जिसने। किसने जन्म लिया है शैल से? पार्वती ने जन्म लिया है। किसने लिया है? पार्वती ने लिया है। एक अन्य ही अर्थ धारण कर रहा है। अन्य अर्थ धारण कर रहा है। कौन सा समास बन गया? बहुब्रीहि समास बन गया। कर्मधारय में बताया था वज्रदेह। वज्रदेह यानी जिसकी देह कैसी है? वज्र के समान है। अर्थात बात किसकी हो रही है? हनुमान की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? हनुमान की बात हो रही है। तीसरा अर्थ धारण कर लिया। कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि समास हो गया। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। किसका उदर लंबा है? गणेश का। किसका? गणेश का। तो गणेश की बात कर दी। तीसरा अर्थ धारण कर लिया। एक दंत, एक दंत, एक दंत यानी किसके साथ अर्थ चला गया? गणेश के साथ अर्थ चला गया। यानी गणेश को बोलते हैं एक दंत। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। एक दंत। मूषक वाहन, मूषक वाहन। मोदक प्रिय, मोदक प्रिय। कौन हो गए? गणेश हो गए। मोदक किसके प्रिय हैं भैया? किसके प्रिय हैं? गणेश के प्रिय हैं। किसके प्रिय हैं? गणेश के प्रिय हैं। समझ में आया? समझ में आया? मुरारी, मुरारी,
मुरारी कौन है? श्री कृष्ण को बोला जाता है मुरारी। यानी मुर कौन? राक्षस। मुर का अरी है जो, मुर का अरी है जो, कौन? मुर मतलब क्या हो गया? राक्षस हो गया, और अरी क्या हो गया? शत्रु हो गया। मुर का अरी है जो, यानी कौन है? राक्षसों का शत्रु श्री कृष्ण है। कंसारी, कंसारी यानी कंस का अरी है जो, कौन है? कंस का अरी श्री कृष्ण है। अरी का अर्थ होता है क्या? शत्रु होता है। क्या होता है? शत्रु होता है। समझ में आया किस तरीके से ये अन्य अर्थ धारण करते हैं? एक बात और ध्यान देंगे, जिन भी शब्दों का विग्रह करते समय अंत में जिसका आए, अंत में जिसका आए या जिसकी आए, आप तुरंत ही प्रश्न करेंगे कि किसका, तो आपको उत्तर मिल जाएगा कोई तीसरा। जैसे दशानन यानी दस है आनंद जिसके, किसके? रावण के। किसके? रावण के। यानी तुरंत आपको उत्तर मिल गया। यानी जिन शब्दों का विग्रह करते समय जिसका या जिसकी या जिसके आए, वहाँ हमेशा कौन सा समास होगा? हमेशा और हमेशा बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। नीलकंठ, नीलकंठ यानी नीला है कंठ जिसका, किसका? शिव का। चंद्रचूर्ण यानी चंद्र है चूर्ण पर जिसके। चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके। त्र्यंबक यानी तीन है अंबक जिसके, किसके? शिव के। त्रिनेत्र किसे बोला जाता है? शिव को बोला जाता है, यानी तीन नेत्र हैं जिसके। ये हैं आपके बहुब्रीहि समास। यानी जहां भी आपको विग्रह करते समय जिसका अंत में आए, जो अंत में आए, जिसका, जिसकी, जिसके अंत में आएंगे, वह हमेशा कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। और यदि जो मध्य में है, जो मध्य में है, वहां कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। यदि जिसका अंत में आ रहा है तो क्या बोल रहा है? ये विशेष अर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है जिसका के साथ, कि किसका कंठ नीला है? कंठ किसका नीला है? तो शिव का नीला है कंठ, यानी नीला है जो कंठ। अब कंठ की क्या बता दी? विशेषता बता दी कि कंठ कैसा है? नीला है। कैसा है? नीला है। यानी जिसका और जिसकी अंत में आए विग्रह करने पर वहाँ होगा आपका बहुब्रीहि समास। यहाँ कंठ की विशेषता बता दी, वहाँ होगा कौन सा समास? कर्मधारय समास। प्राथमिकता आपकी अगर पूछे और विग्रह ना करके पूछे, यदि विग्रह देगा नीला है कंठ जिसका, कौन सा समास है, तो आप उत्तर लगाएंगे, आप विकल्प चुनेंगे बहुब्रीहि समास। यदि पूछेगा नीला है जो कंठ और आपको विकल्प में बहुब्रीहि नहीं है, केवल और केवल कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, अव्ययीभाव यानी तीन अन्य विकल्प हैं और साथ में कर्मधारय भी है, तो आपका जो उत्तर लगेगा वो कर्मधारय पर लगेगा। किस पर लगेगा? कर्मधारय पर। यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। अगला समास आपका जो बचा है वो केवल और केवल तत्पुरुष समास बचा है, जिसे अगली क्लास में देखेंगे और अगली क्लास में अगला टॉपिक और प्रारंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और बताएं, अपने क्वेश्चंस ज़रूर पूछें। क्लास को प्रारंभ से लेकर अंत तक देखें, बीच में से क्लास ना चुनें, शुरुआत से सभी क्लासेस देखते हुए चलें ताकि हिंदी आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद।